हाँ जी, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो हमारे बिज़नेस से रिलेटेड जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो। मतलब कि हमारा काम है पेन मैन्युफैक्चर करने का, तो लेकिन हमने अपनी बिल्डिंग भी किराए पर दी है, वहाँ से वो रेंट आ रहा है, तो वो हमारा एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब वो एक जो इनकम है वो एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि वो तो एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है जो आपके बिज़नेस ऑपरेशन है उससे रिलेटेड जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, उससे रिलेटेड जो आपको इनकम हो रही है। और नेट प्रॉफिट जो होता है उसमें तो सब कुछ जुड़ा होता है। नेट प्रॉफिट में क्या होता है सब कुछ जुड़ा होता है। तो हमको ऑपरेटिव प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी या इन्वेस्टमेंट वगैरह, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उनको माइनस करना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है। क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, उस वजह से क्या हो गया होगा, हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। नॉन ऑपरेटिंग क्योंकि पी एंड एल अकाउंट से निकलता है ना नेट प्रॉफिट, तो पी एंड एल अकाउंट में तो आप सारे खर्चे लेते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हर तरीके से। मतलब जो इनडायरेक्ट होते हैं वो सारे नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग सारे आ जाते हैं उसमें। तो आपको लेकिन कौन से वाले लेने चाहिए वहाँ पे खर्चे भी? जो आपके कौन से होने चाहिए? ऑपरेटिंग वाले। तो इसलिए हम क्या करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब हम ज़रा देखते हैं क्वेश्चन जो आप लोगों को बुक में दिया हुआ है, कौन-सा है? क्वेश्चन नंबर 11 है ये। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है 2020 की बुक के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऐसे कह रहा है। और आपको नेट प्रॉफिट दिया है, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया है, डोनेशन दिया है, रेंट रिसीव्ड दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है। तो आपको क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दो। तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हमने बेस किसको लेना है? नेट प्रॉफिट को। नेट प्रॉफिट को बेस लेना है। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस। अब इसमें हमने नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को क्या करना है? माइनस करना है। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीन को सेल करने में हमें गेन हुआ है। क्या ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या नहीं है? क्या ये बिज़नेस का ऑपरेशन मेन बिज़नेस का हमारी इनकम है ये? या एक एक्स्ट्रा इनकम हुई है हमें ये? है ना? एक्स्ट्रा है तो ये इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानेंगे और इसको 15,000 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब दूसरा हमें डोनेशन वगैरह मिली है, तो डोनेशन वगैरह मिली है तो वो भी एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो उसको भी हमें क्या कर देना चाहिए? 2,000 रुपए माइनस कर देना चाहिए। उसके बाद आगे लिखा है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव क्या है? वो भी एक हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। रेंट रिसीव हमारा मेन काम क्या है? रेंट पे थोड़ी देना हुआ है कि हम रेंट पे देते हैं जी घर-वर, बिल्डिंग-विल्डिंग, वो हमारा मेन काम थोड़ी है बिज़नेस का। तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। और इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब जो हमने लोन लिया था उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो क्या ये हमारे बिज़नेस से रिलेटेड खर्चा है एग्ज़ैक्टली कि हमारे जो अ, हमको मतलब जो है बिज़नेस में जो ऑपरेशन का खर्चा है ये? नहीं। ये तो हमने लोन-वोन लिया है उसका ब्याज जा रहा है। तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको हमें क्या कर देना चाहिए? प्लस कर देना चाहिए। कितने रुपए? 20,000 रुपए। अब ज़रा एक बार आंसर निकालते हैं कितना हमारा आंसर आ रहा है। 25 माइनस 5 और माइनस 2 93,000 ठीक है। 93,000 हमारा आंसर आ गया। मतलब कि नेट प्रॉफिट तो 1 लाख रुपए देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल में बिज़नेस से हमें जो प्रॉफिट हुआ है, जो बिज़नेस ऑपरेशन से, वो 93,000 हुआ है। बाकी तो हमें 97 आएगा। इसको ज़रा प्लस माइनस करो कितना होएगा? 15 और 2 17 और 27, 27 माइनस 7 तो 1 लाख माइनस 7 तो 93,000 होता है आंसर तो। है ना? ये क्या नाम है 93 आ रहा है इसको सॉल्व करके तो 93 होना चाहिए आंसर तो। बुक पे क्या लिखा है 97,000। नहीं, नहीं 93 आना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन भी देख ली है। 93,000 है इसका आंसर जो आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर है?
हाँ जी, अब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया है। अब हम लास्ट सीख रहे हैं बैलेंस शीट बनाना। उसके बाद फिर हम सीधा फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन उठाएँगे, जिसमें हमें तीनों चीज़ें बनानी होंगी। तो एक क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन-सा 15। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या 2020 की बुक के अकॉर्डिंग? एक बार युवराज या अंश मुझे कन्फर्म कर दें। फिर कितना बोला है? नहीं, जिसमें गुडविल 20,000 लिखी हुई है। 15 है, ठीक है। अंश की शायद आवाज़ आ रही थी 14, पता नहीं, या मुझे सुन रहा था, पता नहीं। चलो। हाँ जी। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ ट्रेडर as at 31st March 2020, arranging the assets and liability in order of permanence and in order of liquidity। अभी हम इसको भूल जाते हैं कि ये परमानेंस के ऑर्डर में लिखो या लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखो। अभी हम सीधा सा समझते हैं कि सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। तो अभी ये चीज़ को भूल जाओ, ये परमानेंस, लिक्विडिटी ये क्या है? अभी इसको भूल जाओ, कुछ नहीं समझो। बस आप सीधी-सी बात समझो, वो कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है ना? तो अभी आप सिर्फ इतना ध्यान देना, अभी इस पे हम ध्यान नहीं देंगे ये परमानेंस और लिक्विडिटी क्या है। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट एज़ ऑन 31st मार्च 2020। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत ही आसान सा, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये आपका अमाउंट अमाउंट एसेट्स और ये लायबिलिटीज, ठीक है जी। अब जो-जो आइटम आती रहेगी वो हम लिखते रहेंगे। जो-जो आइटम आती रहेगी वो हम लिखते रहेंगे। और अब मैं आप लोगों से पूछूँगा एक-एक करके बताना। पहले सबसे पहले नाम आता है हर्ष का। पहले अंश बता दे, फिर हर्ष बता दे, फिर युवराज बता दे, आप तीनों ही क्लास में। तो आपने मुझे ये बताना है कि एसेट साइड में लिखना है या लायबिलिटी साइड में लिखना है, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना। सबसे पहले लिखा है गुडविल। अंश बताएगा गुडविल कहाँ लिखूँ? गुडविल क्या होती है? कुछ पता है किसी को, कहाँ लिखना चाहिए गुडविल को? हाँ जी, अंश आपकी आवाज़ बड़ी धीरे आ रही है। बोलो, तेज़ बोलो, क्या कह रहे हो? वेरी गुड। गुडविल जो है एक एसेट होती है। अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अभी मुझे बताना, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि गुडविल होती क्या है, या और कोई नहीं, ये लेजर ही तो है, 2 बाय, हाँ, मतलब इसमें नहीं, लेजर नहीं, सॉरी, बैलेंस शीट है ये। इसमें, हाँ, इसमें 2 बाय नहीं आएगा। बैलेंस शीट में हम सीधा डायरेक्ट जो है वो लिखते हैं। तो गुडविल 20,000 रुपए आएगी। और अंश ने बताया कि सर गुडविल जो है ना वो एक एसेट होती है, तो एसेट साइड में लिख दो। गुडविल क्या होती है थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखूं? हर्ष बताएगा। कैपिटल लायबिलिटी में आएगा। और इसको अंदर लिखूंगा, बाहर नहीं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में बताऊंगा। हर्ष, मैंने आपको तो बताया था, बैलेंस शीट जब अभी लास्ट क्लास में या पहले भी कभी डिस्कस करी है, तो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी तो ये एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इन दोनों का टोटल यहाँ लास्ट में सेम कैसे आएगा? जब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होएगा, तभी तो इक्वल आएगा। कैपिटल आप एसेट में लिख दोगे तो कैसे इक्वल आएंगे? एसेट और ये वाली साइड। आई थिंक क्लियर होगा हर्ष को, अब कोई दिक्कत होगी नहीं। अब अगला लिखा है लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। युवराज की बारी है ना? ये तो साफ साफ लिख दिया, तो यहाँ लिख देंगे लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। ये अमाउंट कितना है? 1200 रुपीज, 1200 रुपए। अब अंश बताएगा नेक्स्ट कैश इन हैंड। वेरी गुड, कैश इन हैंड, ये है 1,000 रुपए। नेक्स्ट हर्ष बताएगा इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी है 20,000 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बिल्स पेबल। युवराज की बारी है, बिल्स पेबल। वेरी गुड, बिल्स पेबल। ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने एग्जाम में नहीं लिखना, आपने पूरा पूरा लिखना है।
10,700। उसके बाद है नेट प्रॉफिट, अंश की बारी है। मैंने लास्ट क्लास में एक हिंट दिया था, बल्कि हिंट क्या बता ही दिया था। युवराज ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर नेट प्रॉफिट भी कहीं जाता है? तो मैंने युवराज को और सबको आंसर दिया था। अगर किसी को याद है या पहले अंश से पूछते हैं, अंश को याद है क्या बोला था मैंने? किसी और को याद है तो वो बता दो। चलो अंश को शायद याद नहीं आ रहा। नहीं, 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 आप लोगों ने लास्ट में लगता है ध्यान से सुना नहीं था। जब मुझ आपने युवराज ने पूछा था, युवराज ने कहा था सर ये नेट प्रॉफिट भी कहीं जाता है? तो मैंने फिर से कहा था उस टाइम पे, अब दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना, आप लोगों को तब याद आ जाएगी। मैंने कहा था आप प्रोपराइटर हो, आप बिज़नेस चला रहे हो, आपने बिज़नेस में कैपिटल लगाई और 1 साल बाद आपने प्रॉफिट कमाया, तो वो आपकी क्या कर देगा? कैपिटल को बढ़ा नहीं देगा? मतलब आपके पहले 1 लाख रुपए लगी हुई थी कैपिटल बिज़नेस में, अब बिज़नेस ने 50,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो वो 50,000 एक्चुअल में हैं किसके? आपके ही तो हैं। तो आप क्या कहोगे कि अब मेरे बिज़नेस में 1 लाख नहीं, 1,50,000 रुपए लगे हुए हैं, तो नेट प्रॉफिट कहाँ ऐड होना चाहिए? बताओ ज़रा क्या बोला मैंने अभी, समझ आई बात? नेट प्रॉफिट 92,600 आपकी कैपिटल में ऐड होएगा। नहीं हुआ क्लियर अभी भी? और अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो चलो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक फ़ॉर्मूला लिखता हूँ, बताना। और वो फ़ॉर्मूला आपने पहले पढ़ा हुआ है? अच्छा, ये जो 1,80,000 रुपए ना, 1,80,000, ये आपकी क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल होती है। और ये हम कौन-सी तारीख को बैलेंस शीट बना रहे हैं? क्लोजिंग डेट पर। अब मैं एक फ़ॉर्मूला लिख रहा हूँ, देखते हैं आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो। क्लोजिंग कैपिटल इज़ इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल, और उसके बाद आप करते थे प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। पढ़ा था आपने ये? ये था यहाँ पर, इस फ़ॉर्मूले में था ये, क्लोजिंग कैपिटल में निकालने में लिखवाया था क्या मैंने? तो यही तो था वो। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल ही तो आएगी प्लस माइनस करके। 1,80,000 आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और आपको कौन-सी निकालनी है? मतलब बैलेंस शीट कब की बना रहे हो? क्लोजिंग डे की बना रहे हो। मतलब ये जो 1,80,000 कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2019 की है। और अब आप जो कैपिटल निकालोगे प्लस माइनस करके, वो कब की आ जाएगी? 31 मार्च 2020 की। तो क्लोजिंग कैपिटल का फ़ॉर्मूला ये तो था, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल अगर है तो, इस क्वेश्चन में शायद है नहीं अभी तक, वरना आ जाती या क्या पता आगे आए। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ, प्रॉफिट ऐड कर दिया, माइनस ड्राइंग्स, इन सबको प्लस माइनस करके आपकी कैपिटल आती थी क्लोजिंग। अब समझ आ गया नेट प्रॉफिट क्यों ऐड करते थे इसमें? ये हमने काफ़ी पहले, कई क्लासों पहले स्टार्टिंग में हमने क्लियर कर दिया था कि भई क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, हमने स्टार्टिंग में इतना पैसा लगाया, फिर और पैसा घर से लेकर आए और हमने इतना प्रॉफिट कमाया वो, और इतने हम घर ले गए। तो इन सब से क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब हर्ष की बारी है, सन्ड्री डेटर्स बताना है हर्ष ने। सन्ड्री डेटर्स, वेरी गुड, सन्ड्री डेटर्स, और अमाउंट है 50,000 रुपए, 50,000। अब नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, युवराज ने बताना है। लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, वेरी गुड, ये आ गया आपका 60,000। नेक्स्ट चलते हैं हम। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद है बैंक, अंश ने बताना है बैंक। अंश के पास तो अभी तक सारी एसेट ही आई है मुझे लग रहा है। अब 20,000, 20,000 रुपए। नेक्स्ट जो है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये बताना है मुझे हर्ष ने। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे हैं 63,000, 63,000 रुपीज। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो है वो है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल शॉर्ट में लिख रहा हूँ। बिल्स पेबल भी युवराज के पास आया था, बिल्स रिसीवेबल भी युवराज के पास आया, 13,000। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 40,000। अब नेक्स्ट जो बताना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताना है हर्ष ने। क्या होता है ये और कहाँ आएगा? मतलब एसेट्स में आएगा। क्यों आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एसेट में? ऐसा क्यों लगा आपको? हाँ जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है कि हमें डाउट है क्या कि हमारे डेटर्स कितने ज़रा देखना 50,000 के, हमारे डेटर्स कितने हैं 50,000 रुपए के हैं। तो हमें डाउट है कि ये डेटर्स हमें पूरे पैसे क्या पता नहीं देंगे। अब ये 50,000 एक ही बंदे से थोड़ी लेने होंगे। क्या पता 5 बंदों से लेने हों, 6-7 बंदे हों, क्या पता 10 बंदे हों जिनसे हमें 50,000 रुपए लेने हैं। अब जैसे मुझे मान के चलो 3 से पैसे लेने हैं, तो क्या पता 25,000 रुपए अंश से लेने हैं, 13,000 रुपए हर्ष से लेने हैं और 12,000 रुपए अ, युवराज से लेने हैं। तो टोटल मिला के 50 लेने हैं ना। तो ऐसे ही क्या पता ये 50 एक ही बंदे से लेने हो या कितनों से लेने हो ये हमें नहीं पता। लेकिन अब हमें डाउट है कि यार इस 50,000 में से ना हमारे को 5,000 रुपए एक बंदे ने देने थे और वो ना नहीं देगा। ऐसे में डाउट आ रहा है मन में। कब आ रहा है? स्टार्टिंग में। अभी नहीं आ रहा, बैलेंस शीट बनाते वक़्त नहीं आ रहा, पहले जब हमने उसको सामान बेचा उधार में, 5,000 रुपए का मान के चलो सामान बेचा और हमें ऐसा डाउट है कि शायद ये बंदा हमारे पैसे नहीं देगा। डाउट है, क्या पता दे ही दे, हमें डाउट है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आपको वो क्या कहता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जो है आपका, आपने पढ़ा है, वो क्या कहता है? वो कहता है अगर आपको लगता है ना कि आपको आगे चल के नुकसान होने वाला है, लॉस होने वाला है, तो उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अभी कन्फर्म तो है नहीं आपको, क्या पता वो दे भी दे 5,000 रुपए। तो हम क्या करते हैं ना एक प्रोविज़न बना लेते हैं। मतलब एक तरीके से ना हम ना अपने प्रॉफ़िट्स कम कर देते हैं पहले ही। नेट प्रॉफ़िट निकालने से पहले हम क्या कर देते हैं अपने प्रोविज़न कम कर अपने जो है प्रॉफ़िट कम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जो है आगे मान के चलो अभी ये तो बड़ी छोटी-सी फ़िगर है 50,000 5,000 मान के चलो हमारा बड़ा बिज़नेस है और 5 करोड़ के डेटर्स हैं हमारे। और उसमें हमें डाउट है बहुत बड़ा फ़िगर 50 लाख रुपए हमें लगता है एक बंदा नहीं देगा हमको। तो आप सोचो आपको अगर उसने एट द एंड साल के एंड में पता चले आपको कि वो पैसे नहीं दे रहा, तो सोचो आपको सीधा आपका नेट प्रॉफिट 50 लाख से कम हो जाएगा। एकदम से झटका सा लग जाएगा, यार हमने तो इतना सोचा था और 50 लाख उस बंदे ने दिए और उस नहीं दिए और उस वज़ह से हमको इतना एकदम से नेट प्रॉफिट कम हो गया हमारा। तो इसलिए आपको लगता है ना जितने लोगों आपको लगता है भाई डाउटफुल डेट कितने होते हैं? बहुत कम ही होते हैं, ज़्यादातर लोग तो पैसे दे ही देते हैं। तो आपको पहले अपने प्रॉफिट कम कर देने हैं ताकि आपको साल के एंड में झटका ना लगे। तो इसलिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक तरीके से आप अपने ना खर्चों में दिखाते हो मतलब कि पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाते हो। एक्चुअल में आपको इतना लॉस हुआ नहीं होता, लेकिन आप दिखा देते हो पहले कि यार हमें इतना लॉस हो सकता है। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि भई आपको अगर लगता है ना ऐसे कि इतना नुकसान हो सकता है, वो पहले रिकॉर्ड कर लो आप। लास्ट में मत करना कि सर जी हमें तो झटका लग गया है, देखो जी हमको इतना लॉस हो गया, हमारा नेट प्रॉफिट एकदम कम हो गया। तो उसको कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ये फिर से बोल रहा हूँ कन्फर्म नहीं होता कि इतने ही पैसे क्या पता मान के चलो मैं कह रहा हूँ उस बंदे ने 5,000 देने और हमको लग रहा है यार वो 5,000 नहीं देगा, एक ये डाउट हो सकता है हमें। और हमें एक ये डाउट हो सकता है कि यार वो 5,000 में से क्या पता 4,000 ही दे, 1,000 ना दे। तो ये तो आप जो है ना बिज़नेस जब कर रहे होते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इतना लग हमारा इतने पैसे शायद डूब सकते हैं। लेकिन क्या पता फिर से बोल रहा हूँ क्या पता वो पूरे 5,000 दे ही दे और आपको ₹1 का भी लॉस ना हो। लेकिन आपको डाउट जितने का है ना उतने का आप बना लेते हो। तो इसमें हम इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट देखो कितने रुपए का बना रहे हैं? ₹2,500 का। मतलब कि जो जिसका बिज़नेस है उसको ऐसा लग रहा है कि ₹2,500 मेरे मारे जाएँगे। अभी मरे नहीं हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा देना चाहिए मतलब कि ₹2,500 हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, अपना प्रॉफिट पहले ही कम कर देंगे। और इस 2,500 को एक चीज़ और करेंगे, हम अपने डेटर्स कम कर देंगे। डेटर्स क्या करेंगे, हम क्या मानेंगे कि हमारे डेटर्स 50,000 के नहीं हैं, हमारे डेटर्स ही 47,500 के हैं। तो क्या करना चाहिए, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं सन्डी डेटर्स को 50,000 यहाँ लिखूँ और माइनस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 2,500 करके और बाहर लिख दूँ 47,500। और एक दूसरा तरीका और होता है कि आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को लायबिलिटी साइड में दिखा दो। यहाँ माइनस करना या यहाँ दिखा देना, बात एक ही है। लेकिन हर्ष क्या कह रहा था कि सर एसेट में लिख दो। अगर मैं यहाँ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लिख दूँगा ₹2,500 तो मेरा आंसर आएगा ही नहीं।
क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो डेटर में से माइनस होना है। तो यहाँ बाहर नेगेटिव फिगर थोड़ी लिखते हैं, तो हमें डेटर्स में से माइनस करना है, या फिर हम 2500 इस तरफ लिख देंगे बाहर, तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा। तो जनरली क्या करा जाता है, जनरली आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर 50,000 अंदर दिखा के यहीं माइनस कर देना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500 और हमारा आंसर बाहर कितना आ जाएगा 47,500। सबको क्लियर है? इस साइड भी दिखा सकते हो, बिल्कुल यहाँ लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2500 पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में कुछ पूछना है, वरना फिर मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अगला आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब युवराज ने बताना है क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखूं। वेरी गुड। अब यहाँ पर ना क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना, आप स्टॉक लिखना, क्योंकि 31 मार्च को बन रही है बैलेंस शीट, तो हमें पता है कि वो क्लोजिंग ही होगा, ओपनिंग तो आएगा नहीं यहाँ। 31 मार्च को बन रही है, अब हम यहाँ थोड़ी लिखेंगे क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग कैश इन एंड, क्लोजिंग गुडविल, ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना चाहिए, स्टॉक लिख देना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट में आप बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, वहां वही लिखना है, लेकिन यहाँ पर आप क्लोजिंग स्टॉक लिखने से अच्छा है स्टॉक लिखो। तो वो क्लोजिंग ये हमें पता है जब डेट लिख दिया ऊपर। स्टॉक कितना है 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट बताना है अंश ने फर्नीचर। अंश फर्नीचर कहाँ आएगा? अच्छा, अंश के मजे आ गए, अंश के जितने भी पूछे सारे एसेट आए हैं। मुझे लगता है अंश के बाद एसेट के अलावा दूसरा कोई आया नहीं ऑप्शन। लास्ट हर्ष की बारी, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या करना चाहिए हर्ष? एक हिंट है आपके पास इस क्वेश्चन में जो स्क्रीन पे, बाकी मैं बताऊंगा नहीं। आप बताओ ड्राइंग में क्या करेंगे। आई थिंक सब लोग समझ गए हैं, लेकिन फिर भी हर्ष ने बताना है, तो हर्ष बताए पहले ड्राइंग का क्या करूं मैं। एक हिंट है। नहीं, क्या करूं मैं, मतलब लिख दूं या लायबिलिटी में, ये कहना चाह रहे हो आप? वेरी गुड, ये नीचे बताया भी मैंने, हिंट लिखा है, फिर नहीं हर्ष बता रहा। बताया भी है कि क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। नहीं, आपके हिसाब से तो ड्राइंग फिर यहाँ लिख देना चाहिए। आपने कहा लायबिलिटी साइड में लिख दो, तो फिर तो मैं यहाँ लिख दूंगा। लेकिन जैसे युवराज ने सही बोला ना कि सर कैपिटल में से माइनस करो, अगर मैं आपके कहने से यहाँ लिख दूंगा तो वो तो प्लस में आ जाएगी फिगर। अगर आपके कहने से मैं लिख दूं 30,000 रुपए यहाँ पर, आपने कहा लायबिलिटी में लिख दो, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए ना फिर तो यहाँ लिख दूंगा 30,000 रुपए, तो हमारा आंसर ही नहीं आएगा। आपको बोलना चाहिए कि सर कैपिटल में माइनस कर दो, ऐसे क्यों नहीं बोलते एग्जैक्टली। अगर आप ये समझ गए थे ड्राइंग माइनस करना, तो इस तरीके से बोला करो, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से अगर मैं किसी को बोलूंगा, उसके माइंड में पता क्या आएगा कि इसने कहा है, सर ने कहा है लायबिलिटी में लिख दो, तो वो यहाँ लिख देगा बंदा। समझ रहे हो मेरी बात? तो थोड़ा एक्सप्लेन करा करो, इतनी अ, बिल्कुल हल्का सा ना बता के पूरी बात बोला करो, पूरा खुल के। ड्राइंग्स आ गई 30,000 रुपए, 30,000 ये माइनस करेंगे। क्या सारी चीजें आ गई, कुछ बचा तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं बचा। अब हम करते हैं टोटल, देखते हैं दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है नहीं, पहले इसको कर देते हैं जरा माइनस इसमें से। तो ये आ जाएगा 600 और 62 आ जाएगा ना ये। 62, 8 और 6 14, एक नहीं, गलत कर दिया ना मैंने। ये आएगा 2, 8 और 6 14, एक 2,42,600 आएगा शायद। 8 और 6 14, ठीक है। अब मैं टोटल करता हूँ जरा इधर का पहले, तो 0 0, 6 और 2 8 और 7 15, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, नहीं आई तो मतलब हमारी कहीं गलती है। 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7, 4 1 5 और 6 11, 3,17,500 एक साइड का टोटल आ रहा है। अब देखते हैं दूसरी साइड का क्या आ रहा है, अगर वो भी ठीक आ गया दैट मीन्स हमारा मैच कर गया, मतलब हमने सही करा है। 0 0, अब ये 5 है, ये 5 आ गया, फिर 1 और 7 8 और 3 11 और 6 17, 1 आ गया, 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 और 6 15 और 2 17 और 1 18 और 4 22 और 8 30 और 1 31, 3,17,500 हमारे दूसरी साइड का भी टोटल आ गया। दैट मीन्स हमने
सही करा है ये, और एग्जाम में भी जब आप फुल फ्लैश क्वेश्चन करोगे तीनों चीजें इक्वल आ जाएंगी, तो आपको आ जाएगा मजा कि हाँ भाई हमने बिल्कुल ठीक कर दिया। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो। हाँ जी। नहीं, बैलेंस शीट हमेशा 100 नहीं, 110 नहीं, 200%, 1000% बैलेंस शीट हमेशा इक्वल ही आएगी। क्योंकि आपने 11th क्लास की पहली क्लास में सीख लिया था, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये सारी लायबिलिटीज हैं, ये कैपिटल है, तो ये तो इक्वल आएंगी ही आएंगी, 1000% इक्वल आएंगे। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। अगर इक्वल नहीं आ रही दैट मीन्स आपने गलती करी है, अकाउंट्स गलत नहीं है, आपने कहीं पे गलती करी है। ठीक है ना, तो ये हमेशा इक्वल आएगी, हमेशा। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं अब हम 2020 और 19 की बुक के अकॉर्डिंग। इसमें हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे, इसमें सारी चीजें बनानी है हमने। तो क्वेश्चन लिखा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L account and balance sheet of Jagat Shah as at 31st March 2020 from the following balances। और आपको नीचे balances दिए हैं, और अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया हुआ है आपको नीचे 2 लाख रुपए। तो हम सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, और आपको जो मैं पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ आपने देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, एग्जाम में सेम उसी तरीके से करना है। कई स्टूडेंट्स को टीचर कहते हैं कि पहले तुम ट्रेडिंग अकाउंट बना दो, फिर तुम P&L अकाउंट बनाना, फिर तुम बैलेंस शीट बनाना। हम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट होता है और फिर हम चीजें भी भूल जाते हैं कि कौन सी कहाँ आएगी। तो हमको क्या करना है, सारी तीनों चीजें एक साथ बनानी है। जैसे आप देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, और लिख दूंगा फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020, और ट्रेडिंग अकाउंट का मैं फॉर्मेट बना दूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा, तो इतना इनफ है। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम आगे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। और अब हम P&L अकाउंट बनाते हैं, ये बनता है थोड़ा ट्रेडिंग से बड़ा। ये हमने बना लिया P&L अकाउंट, और फिर लास्ट में हम यहाँ क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जनरली जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट से बड़ी बनती है और P&L से छोटी। 31st March 2020, और फिर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। एग्जाम में आपने भी ऐसे करना है। अब आप पूछोगे सर कितनी जगह किसके लिए छोड़ें, कितना बड़ा अकाउंट बनाए, हमें कैसे पता चलेगा? तो ये सब एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। मैंने भी क्वेश्चन अभी पढ़ा भी नहीं है, बट मैंने एक आइटम्स देख ली, नजर पड़ गई मेरी, मैंने गिनी भी नहीं है, पर मेरी नजर पड़ गई कि हाँ मुझे लगता है इतने में आ जाएगा। तो मैंने ये कोई मतलब तुक्के में नहीं करा, ये एक्सपीरियंस से हुआ है मेरे को। तो आप भी जब 8 10 15 क्वेश्चन कर लोगे इस चैप्टर के, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट कितना बड़ा बनाना है। जनरली मैंने फिर भी बता दिया, ट्रेडिंग सबसे छोटा बनता है, P&L सबसे बड़ा बनता है, और बैलेंस शीट जो है ट्रेडिंग से बड़ी और P&L से छोटी बनती है। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप थोड़े आइटम वाला, आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा यार इतनी जगह छोड़नी है। एक्स्ट्रा छोड़ देना जगह, जैसे ट्रेडिंग के बाद बीच में गैप आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम ना पड़ जाए फिर, क्योंकि क्वेश्चन करना फिर मुश्किल हो जाएगा ना, जगह कम पड़ जाएगी तो, आपको लाइनें कम पड़ गई तो। चलो कोई बात नहीं, अभी ये सब तो बात की बातें हैं, पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे अटेम्प्ट करना है। अब आप सुनो ध्यान से। अब कई टीचर कहते हैं पहले ट्रेडिंग खत्म करो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, फिर P&L खत्म करो, नेट प्रॉफिट निकाल दो, फिर बैलेंस। हम ऐसे नहीं करेंगे, हमने क्वेश्चन देखना है, जो जो आइटम लिखी है ना उसको उस जिस भी इन 3 फॉर्मेट में आएगा वहां लिखेंगे। हमने इस तरीके से करना है। जैसे सबसे पहले कैपिटल, अब आपको पता है कैपिटल सब में हम इसमें जो जिसकी फॉर्मेट की आइटम आएगी उसमें लिखेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे पहले ट्रेडिंग पूरा करो ये सब, उसमें टाइम लगेगा, हमें एग्जाम में पेपर जल्दी खत्म करना है टाइम से पहले। और तो वो इसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। आप एक एक आइटम ढूंढोगे कि ट्रेडिंग में ढूंढू, पहले मैं सारी पढ़ के, फिर मैं सारी पढ़ के P&L की ढूंढू, ऐसे नहीं करना। तो जो आइटम जहाँ आएगी लिखते हैं। सबसे पहले आइए कैपिटल, तो हमें पता है ये कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। और कैपिटल में कुछ चीजें प्लस माइनस होती हैं, तो इसका अमाउंट हम अंदर लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया 3,60,000।
ठीक है जी, पहले आइटम हमने लिख दी। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या है? मशीनरी। अब हमें पता है मशीनरी भी कहाँ आता है? इधर आएगा मशीनरी, एसेट साइड में। तो मशीनरी का अमाउंट सीधा हमने 70,000 रुपए लिख दिया, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है सेल्स। अब हमें पता है सेल्स कहाँ आती है? यहाँ आती है। अब सेल्स में एक बार रुक जाना है, एक बार जल्दी से आगे पीछे देखना, एक चीज और मिल सकती है, सेल्स रिटर्न, या क्या पता ना भी मिले। तो मुझे सेल्स के बाद 2 के बाद ही सेल्स रिटर्न दिख गया, तो सेल्स रिटर्न नहीं लिखूंगा मैं भी, मैं लिखूंगा सेल्स। पर हमें देखना क्यों है? ताकि हमें पता चल जाए कि सेल्स का अमाउंट बाहर लिखना है या अंदर। अब सेल्स रिटर्न भी दे रखी है, तो इसलिए हम सेल्स का अमाउंट कहाँ लिख देंगे? अंदर लिख देंगे और आगे बढ़ चलेंगे। अभी हम सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, जब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया परचेजेस। अब आपको पता है ऊपर ओपनिंग स्टॉक आता है, तो एक लाइन छोड़ के आपने यहाँ क्या लिख देना? परचेजेस। अब परचेजेस में भी एक बार नजर मारनी है, क्या परचेज रिटर्न तो नहीं है हमारे पास आगे चल के कहीं? तो परचेज रिटर्न भी देखो नजर में फटाफट से दिख गया। हाँ, तो अब इसका अमाउंट भी हम कहाँ लिखेंगे? अंदर लिख देंगे। परचेजेस कितनी है? 4 लाख रुपए, तो यहाँ लिख देंगे। अब परचेज रिटर्न का अमाउंट अभी नहीं लिखना, आगे बढ़ते चलते हैं। फिर आ गया सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अब आ गया। अब लिख दो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए। तो आपने यहाँ 10,000 लिख के ना, अभी नहीं करना प्लस माइनस। अभी देखो हमारे को क्या करना है, फास्ट करना है। अभी हमें सिर्फ आइटमें उतारनी है, प्लस माइनस सब बाद में करेंगे। अभी जो हमारे पास ये आइटम्स हैं सब उनको बिछाना है कि कौन सी कहाँ आएगी। प्लस माइनस कैलकुलेशन सब एक बार में करते रहेंगे। हाँ जी, अगला आ गया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019। तो अब हम जल्दी से क्या करेंगे, हमें पता है ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखते हैं हम। तो ओपनिंग स्टॉक में हमने सीधा लिख दिया 1 लाख रुपए बाहर, क्योंकि हमें पता है ओपनिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, तो ये सीधा सीधा लिख दिया। फिर आगे ड्राइंग्स। अब हमें पता है ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स यहाँ से माइनस होती हैं, तो हम यहाँ ड्राइंग्स लिख देंगे। और अमाउंट कितना है? ड्राइंग्स का अमाउंट है 40,000 रुपए, और यहाँ 40,000 लिख के छोड़ देंगे, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है? ड्राइंग्स के बाद वेजेस। हमें पता है वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब हमने परचेज यहाँ क्यों लिखा था? क्योंकि हमें पता है परचेज रिटर्न भी आएगा, तो एक जगह छोड़ देंगे। परचेज रिटर्न के लिए यहाँ लिख देंगे टू वेजेस। वेजेस कितनी है आपकी? 1 लाख रुपए, तो वेजेस भी हमने 1 लाख रुपए लिख दी। अब है हमारा कैरेज इनवर्ड, ये भी आपको पता है एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये भी यहाँ लिख दो कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हमारा कितना है? 5,000 रुपए, ये हम यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपए। अब आगे क्या है? सैलरीज। अब आगे आया सैलरीज, तो सैलरी हमें पता है क्या होता है? हमें सैलरी पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ आएगा। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो? अब यहाँ एक डाउट आता है कि सर क्या पता यहाँ पे ग्रॉस लॉस आ जाए, क्योंकि अगर इधर लॉस आ गया, अभी हमें तो पता नहीं प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो हम यहाँ पर लॉस आ सकता है तो यहाँ आएगा, प्रॉफिट आएगा तो यहाँ। तो देखो 95% केसेस में तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 95% चांसेस हैं कि भाई वो ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे तो यहाँ आएगा। और 5% चांस है कि ग्रॉस लॉस आएगा, तो यहाँ आएगा। तो आप पहली लाइन छोड़ ही दो ना, मत लिखो पहली लाइन में कुछ, कोई नंबर थोड़ी कटेंगे। दूसरी लाइन से शुरू करो, जैसे मैंने जगह छोड़ दी यहाँ पर। तो अब लिख दो टू सैलरीज। सैलरीज कितनी है? सैलरी है 60,000, 60,000 रुपए। मैंने जगह छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं पता अभी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो हम कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं जगह। फिर है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी यहीं आएंगे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हमारे कितने हैं? 20,000 रुपए, 20,000, ये भी हमने लिख दिया। फिर हमारा आ रहा है रेंट। अब रेंट हमें नहीं पता कि ये क्या है, तो हम क्या मानते हैं कि ये खर्चा ही होगा, जब तक उसके आगे रिसीव्ड नहीं लिखा या क्रेडिट नहीं लिखा उसके आगे। तो ये 50,000 रुपए हमने रेंट लिख दिया। उसके बाद है परचेज रिटर्न, हमने जगह छोड़ी हुई है, कोई टेंशन ही नहीं है, हमको जहां कहोगे वहां लिख देंगे। हमें तो बस जल्दी से करना है, क्वेश्चन खत्म। सारी जो ट्रांजेक्शन है कहीं ना कहीं उनको बिछाना है जल्दी से। तो ये आ गया 5,000 रुपए, ये हमने यहाँ 5,000 रुपए लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है डेटर्स। अब हमें पता है डेटर्स यहाँ आता है। अब डेटर्स में एक फिर से चेक करनी है, क्या चीज चेक करोगे? वही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो डेटर्स के नीचे मुझे कहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं लिख रहा, तो हम इसको कहाँ लिख देंगे? सीधा बाहर लिख देंगे 3 लाख रुपए। उसके बाद डेटर्स के बाद आया कैश, वो भी हमें पता है यही आता है, तो कैश भी लिख दो यहाँ। कैश कितना है? 40,000 रुपए, तो ये भी आ गया यही 40,000 रुपए। कैश के बाद है कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज आउटवर्ड किसी को डाउट ना आए कि यहाँ आएगा,
जैसे एक बार युवराज को डाउट आया था और हो जाता है कई बार, मेरे टाइम पे भी मुझे भी आया था डाउट कि इनवर्ड यहाँ और आउटवर्ड यहाँ, नहीं, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है, तो वो यहीं आएँगे इस साइड आएँगे ही नहीं। तो कैरेज आउटवर्ड एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो वो एक पी एंड एल अकाउंट में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैरेज आउटवर्ड और अमाउंट इसका कितना है कैरेज आउटवर्ड का 20,000, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए कैरेज आउटवर्ड के बाद है एडवर्टाइजिंग, तो ये भी हमारा एक खर्चा है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग कितनी है 20,000 रुपए, 20,000। और लास्ट में हमारा क्या है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स यहाँ आएंगे लायबिलिटी में। अब आपने यहाँ जगह छोड़नी है क्योंकि यहाँ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी तो आएगा, और नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, नेट लॉस माइनस करते हैं, तो उसके लिए भी जगह छोड़नी है। बल्कि एग्जाम में आपके पास तो खैर लाइन वाली होंगी ना, ये तो प्लेन पेपर है, तो फिर भी आप 2 जगह छोड़ दो, कोई नहीं, 1 नहीं 2 छोड़ दो, कोई टेंशन थोड़ी है, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे इसके। क्रेडिटर्स कितना है 50,000 रुपए। आप देखो अभी तक तो हमने देखो ये क्वेश्चन कितना साफ-सुथरा करा है, कोई ऐसी गलती नहीं है। स्टूडेंट का देखना आप, कितनी काट-पीट कर रखा होता है, यहाँ काट, ये लिख, ऐसे कर, वो कर। तो अब देखो जितना मैंने करा है ना, इतने में आप खुद बताओ, क्या आप कोई ऐसी गलती करोगे जिसमें कटिंग-वटिंग हो, कुछ हो? कोई कटिंग नहीं होएगी। हमने क्या करा है, जितनी आइटम्स थी, अब ये 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, 50 आ जाए, हमें पता है जो-जो चीज़ें आनी है, जहाँ कहाँ आनी है, वहाँ लिख दो। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा फिर भी कम समझ आ रहा होगा। लेकिन जब खुद करोगे ना, तो जब आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पता चल जाएगा कि परचेज़ के बाद मैंने एक बार नज़र मारनी है परचेज़ रिटर्न की, सेल्स के बाद नज़र मारनी है तो नहीं? या आपको पता चल जाएगा भाई कहाँ-कहाँ जैसे डेटर्स हैं उसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो आप एक बार नज़र मारोगे। यहाँ पर लिख दिया तो आपने 2 लाइनें छोड़ दी, तो मैं अभी बोल रहा हूँ, जब आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो शायद पहली दूसरी बार में गलती भी करो, सीधा यहीं लिख दो क्रेडिटर्स आगे। लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप देखना बिल्कुल मैं चाहता हूँ मतलब मेरा स्टूडेंट बिल्कुल साफ-सुथरा पेपर करके आए कि टीचर को चेक करने में भी मज़ा आया कि भाई किसी बढ़िया स्टूडेंट का पेपर चेक कर रही हूँ साफ-सुथरा, ऐसे नहीं उसमें चींटी मरी हुई है, ये काट, वो लिख, ऐसे नहीं। साफ-सुथरा पेपर होता है, टीचर भी एक्स्ट्रा नंबर देता है। कहते हैं ना सफाई के नंबर वो सच में मिलते हैं। टीचर को साफ-सुथरा पेपर मिलता है तो सच में 1-2 नंबर वो खुश होके दे देता है। आपकी छोटी-मोटी गलतियाँ तो वो माफ़ कर देता है कि यार दूसरे के नंबर काट लेगा उसी चीज़ के, आपको कहेगा चल छोड़ नहीं काटता, दे दे पूरे नंबर, इसका पेपर साफ है। क्योंकि खराब राइटिंग में टीचर भी इरिटेट होता है ना चेक करने में। चलो अब हमारा ये स्टेप समझ लो, पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। क्या था हमारा पहला स्टेप? जितनी भी आइटम्स है उनको कहीं न कहीं बिछा दो। क्या कोई रह गई है? हाँ, मेरी नज़र पड़ी है क्लोजिंग स्टॉक पे। हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ लिख देंगे। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक एक जगह और आता है। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 2 लाख रुपए कहीं कहाँ आएगा और? बैलेंस शीट में इस साइड स्टॉक। हाँ जी, कितना है? 2 लाख। तो यहाँ भी लिख देंगे 2 लाख रुपए, ठीक है ना? क्लियर है? अब हमारी जो है क्या बोला मैंने? ये सारी आइटम्स जो थी कहीं न कहीं आ गई हैं, कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, अब दूसरा स्टेप ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब हम वही करते रहेंगे जो चीज़ें मतलब एक के नीचे एक बढ़ते रहेंगे। तो पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, मैं ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए बोलता हूँ मुँह से क्योंकि 95% वही आता है, तो इसलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट ही बोल देते हैं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे पहले यहाँ की। अब देखो क्या करना है, 4 लाख में से 5,000 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 3,95,000 रुपीज़ आ गया। अब क्या करें? सेल्स रिटर्न का भी कर दो। ये हमें पता चल गया 8,10,000 रुपए आ गया। कैलकुलेशन खत्म। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। कौन सी साइड बड़ी दिख रही है? सीधी-सीधी यही दिख रही है, 8 और 10 लाख सीधा। तो कितना लिख दें? 10,10,000 रुपए हमने सीधा-सीधा लिख दिया, 10,10,000 रुपए। ठीक है? तो 10,10,000 रुपए आप यहाँ भी लिख दो और इसमें से माइनस करते चलो। तो ये 3 ज़ीरो से तो 3 ज़ीरो सीधा-सीधा हो गया। अब चलते हैं 5 और 5 10, नीचे भी 10 है। तो 0 1 आ गया ऊपर, 1 और 9 10, 10 नीचे है 1, 10 और 1 11 और 1 आ गया ऊपर, 1 और 1 2 और 3 5 और 1 6, 6 और 4 10। तो हमारा क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट सीधा-सीधा 4,10,000 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट
ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और ये आ गया 4,10,000 रुपए। और अब हम इसको यहां लिख देंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। आपको तो चौड़ी शीट मिलेगी तो पर्टिकुलर्स बड़े बड़े बना दोगे आप, मेरे तो एक लाइन में नहीं आ रहा, आपका तो खुला खुला आएगा क्योंकि आपको चौड़ी शीट मिलती है। तो आपने अमाउंट के तो छोटे कॉलम बनने हैं, इनके बड़े बड़े कॉलम बनाना आप, ठीक है जी। और क्या पता आपके टीचर कहे नहीं ये वाली लाइन लिखने को, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट लिखवा दे, तो वो मैंने आपको आपके ऊपर छोड़ा क्योंकि वो टीचर अपने स्कूल के अलग अलग लिखवाते हैं। मैंने आपको बताया था कोई लिखवाता है कोई नहीं लिखवाता। अब ये आ गया 4,10,000 रुपए। अब कौन सी साइड बड़ी आ रही है, ये बड़ी लग रही है क्योंकि और कुछ सारी देखो, सारी चीजें हम बिछा चुके, सब जो था सब लिख चुके हैं। अब तो हमें सिर्फ चीजें निकालनी है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, अब यहाँ नेट प्रॉफिट निकालेंगे। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये वाली साइड बड़ी है, साफ साफ दिख रहा है। तो हम क्या करें, अब ये जैसे बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, छोटा नहीं बनना चाहिए क्योंकि फिर उसको लिखोगे कहाँ, आपका जो खर्चे या कुछ आएगा। तो 4,10,000, 4,10,000, अब इसमें से माइनस करते हैं, ये तो 3 जीरो आ गए। अब आ गया 0 0, ये भी 0 आ गया। अब 6 और 2 8 और 5 13 और 4 17, 17 और 4 21, और 2 ऊपर आ गया, ऊपर कुछ नहीं है, 2 और 2 4। तो आपका लिख दोगे यहाँ टू नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 2,40,000 रुपए। और ये नेट प्रॉफिट आप कहाँ लिख दोगे, यहां कर दोगे प्लस नेट प्रॉफिट कितना, 2,40,000 रुपए। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट में सिर्फ ये वाला टोटल यहाँ लिख दें और उसके बाद तो फिर हमें टोटलिंग करनी है। तो जरा देखते हैं कितना आएगा ये आएगा 5,60,000, सही बोल रहा हूँ, 3,60,000, ये 2,40,000, इसमें से माइनस कर दो, 2 लाख बचा, 5,60,000 रुपए आएगा। अब हम क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल, और एग्जाम में हमें देखना है दोनों साइड इक्वल आ गई तो हम मानेंगे हमने सही कर दिया। तो ये 6,10,000 आएगा यहाँ का टोटल। अब यहाँ का और कर लेते हैं, 0 0 0, ये आ गया 0, 7 और 4 11, एक आ गया ऊपर, 1 और 3 4 और 2 6, तो ये भी आ गया 6,10,000। और हमारे दोनों साइड के टोटल मैच हो गए बैलेंस शीट के, दैट मीन्स हमने ये क्वेश्चन सही कर दिया। अब इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो, कितना, और देखो कितना साफ सुथरा खुला खुला, यहाँ जगह भी बच गई, कोई बात नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा बढ़िया क्वेश्चन हुआ है। तो बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, और साफ सुथरा कितना हुआ है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको ऐसा कराए तो। अब हाँ जी, है कोई डाउट इस क्वेश्चन में?